जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है आपको। 1992 में कहाँ पर अर्थ समिट हुआ था? तो ये ब्राज़ील में इन जून 1992। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। यहाँ पर वो सब लोग अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थ समिट हुआ था वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और पढ़ते हो कि जो ये समिट है, दैट समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल एट द ग्लोबल लेवल। तो देखिए जून 1992 में 100 देशों के जो हेड्स थे वो वहाँ पर मिले ब्राज़ील में, और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट था। इसमें अर्जेंट प्रॉब्लम डिस्कस की गई, जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए, मतलब पूरे विश्व को के बेटरमेंट के लिए। दैट इज देयर The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity। तो उन्होंने क्या किया, लीडर्स ने उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किए, और उसमें उसमें उन्होंने डिफरेंट एजेंडाज रखे, ताकि कि जो देश विदेश है उनको बचाया जा सके ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से। तो यहाँ पर एक फिर से देखिए आप एक चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। तो देखिए अगर हम कंटिन्यूस एक्सप्लॉइट करते जाएंगे इन ये रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करेंगे, तो हमारे ये जो रिसोर्सेज के जो भंडार हैं ये डेंजर में आ जाएंगे। ये उस स्थिति में आ जाएंगे कि ये फर्दर हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, ताकि कि जो जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, मीन्स की प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब रहें, सस्टेन रहे। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, प्रगति कैसी होनी चाहिए कि वह एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करे। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनको भी उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए भी चाहिए ना सब जो भी मतलब रिसोर्सेज एंड दैट मस्ट बी अवेलेबल फॉर द फर्दर। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये क्वेश्चन बार बार आता भी है। ऐसी प्रगति ऐसी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट को, वातावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए मिनरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर भी फ्रेश, और वाटर और लैंड भी डिग्रेडेड नहीं हो, पॉल्यूटेड नहीं हो, और उनको फ्रेश एनवायरनमेंट मिले विद ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। तो दैट दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पर ये समिट के बारे में पढ़ते हैं, रियो डी जेनेरो का जो समिट था, ये दिस समिट इट वाज हेल्ड इन ब्राज़ील। द समिट it it was it has development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। हमारी जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज आर दे आर गिफ्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन बींग्स यूज देम। ह्यूमन बींग जो है उनको यूज करना चाहिए, वाइजली यूज करना चाहिए, बुद्धिमानी से, नॉट इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बुरी तरह से उसको उसका दोहन नहीं करना चाहिए। बिकॉज उसके कारण क्या होगा कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज विल टेक प्लेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द पीपल। रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, मतलब जैसे लोग हैं ना, वो संसाधनों का इस्तेमाल, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे मिनरल्स हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, उनका जो यूज़ करते हैं, वो वो अपनी लालच के लिए करते हैं, मतलब उसको मोर एंड मोर फॉर
देम, तो उसके कारण क्या होता है कि वो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वी मस्ट नॉट डू दैट, हमें इक्विलिब्रियम बिठानी है एनवायरनमेंट में। मीन्स कि जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, हम उसमें रिसोर्सेज की एक क्वांटिटी मेंटेन रखनी है, ताकि कि फ्यूचर जो जनरेशन है उसको these resources are available. Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into segments, haves and have nots, rich or poor. तो resources जो हैं कुछ लोगों के हाथ में होते हैं, उससे समाज जो है वो डिवाइडेड होता है कि रिच और पुअर में। कुछ जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ही अपना कंट्रोल रख लेते हैं, और जो पुअर पीपल हैं दे हैव नो एक्सेस टू दैट। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming। और जो इन रिसोर्सेज का बुरी तरह से यूज़ करना, एक्सप्लॉइट करना करने के कारण क्या हुआ है कि हमें ग्लोबल क्राइसिस भी को फेस करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक वन टाइप ऑफ क्राइसिस इज देयर, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर अब कम होती जा रही है, और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है। और लैंड डिग्रेडिंग, मतलब जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है, लोग जो है उसको पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर देखो हम जब अगर इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, ज़्यादा इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, तो ये संसाधन हम हमारे लिए आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कम हो जाएंगे। तो देयरफॉर वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू सस्टेन देम। Equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। टू सस्टेन मीन्स टू कीप अप मतलब रखना, फॉर द फर्दर यूज। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। प्रगति कैसे होनी चाहिए कि वो वातावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, जो संभावित आगे जो जो जनरेशन है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या है? एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी मतलब जो एक प्लानिंग है, और एक तरह का क्या क्या उनको अपनाना है, ताकि जो यूज़ रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, जुडिशियस मतलब अच्छी तरह से यूज़ करना है, नॉट एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। एंड इट इज़, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, रिसोर्सेज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, मिनरल, वाटर, एयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो देयर आर यहाँ पर ऐसे रीजन्स हैं विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन अदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बिहार वगैरह जो एरिया है, छत्तीसगढ़, तो ये झारखंड, वहाँ पर कोल रिजर्व्स आर, कोल की रिजर्व्स है, मतलब कोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर कोयले की खदानें हैं। बट इन अदर पार्ट्स ऑफ, जैसे लेह लद्दाख है, वहाँ पर यूरेनियम है। और आप देख रहे हैं तो साउथ में जो डिफरेंट जो डेक्कन प्लेट्यूज जो एरिया है वहाँ पर डिफरेंट मिनरल्स आर देयर। तो दीज आर different different resources are available in the different parts of the India। तो यहाँ पर देखिए द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। वो सैंड ड्यून्स हैं, सैंड डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और सोलर एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो राजस्थान है वहाँ पर सनलाइट इज़ अवेलेबल। तो बट दैट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख, that is isolated, it has rich cultural heritage but it is deficient in water and vital minerals।
तो यहाँ पर आप देखते हो कि इम्बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दैट availability of resources are in some part of India that is different from the other parts of India. Okay, the okay, but availability of resources is a necessary condition for development of any region. कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर resources की development होना बहुत ज़रूरी है. It is very important balanced resource planning at the national, state, regional and local level. लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर वहाँ पर रिसोर्सेज की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि कि वो जाके उनका यूज़ हो सके. अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी विल यूज इट इन डिफरेंट वेज. तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां करते हैं ज़मीन पर, और यहाँ पर लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो आप देखते हो कि वाइल्ड लाइफ भी लैंड पर पॉसिबल है, नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक जितनी भी वेजिटेशन है वो भी वहाँ पर होती है, ह्यूमन लाइफ, और यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, that all is possible on land. Land is an asset of a finite magnitude. ये बहुत बड़ा important land resource है हमें. It is very important to use available land for various purposes with केयरफुल प्लानिंग. हमें क्या करना चाहिए, लैंड एक एज अ रिसोर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से केयरफुली प्लान करना चाहिए. तो अब देखिए इंडिया जो है एक लैंड है अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीचर्स हैं यहाँ पर. देखिए कहीं पर पेनिनसुलर रीजन है इंडिया, तो यहाँ कई बार माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं आइलैंड्स हैं. तो यहाँ पर जो 43% ऑफ द लैंड एरिया वो प्लेन है, जो हमें एग्रीकल्चर, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं. और माउंटेन्स जो है यहाँ पर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री है. 30% टोटल एरिया जो है वो माउंटेनियस रीजन है. और देख रहे हैं हम कि 27% जो है प्लेट्यू रीजन है. तो यहाँ पर माउंटेन्स में पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स इज देयर, मतलब नदियों का नदी वहाँ पर जैसे पूरे साल भर कंटिन्यूसली वहाँ पर नदियाँ बहती हैं. वी हैव, तो यहाँ पर टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी वहाँ पर डेवलपमेंट इज देयर. तो यहाँ पर देख रहे हो आप प्लेट्यू रीजन जो है यहाँ पर रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं और फॉरेस्ट आर देयर. तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, दीज आर वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही है. यहाँ पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये पैटर्न है इंडिया में. ओके, यहाँ पर नेट जो लैंड यूटिलाइजेशन आप पढ़ रहे हो, लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. आप यहाँ पर यूज फॉरेस्ट के लिए यूज होता है लैंड. लैंड इज यूज्ड फॉर सम, जो कुछ लैंड है वो बैरन एंड वेस्ट लैंड है. बैरन मतलब खाली लैंड है, और वेस्ट लैंड मतलब दैट इज नॉट यूज फॉर एनी पर्पस. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो एग्रीकल्चर मतलब जो आप खेती बाड़ी के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, जैसे कि बिल्डिंग बना रहे हो, रोड बना रहे हो, फैक्ट्रीज बना रहे हो, ऐसा लैंड भी है. थर्ड आप पॉइंट देख रहे हो, अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. फैलो मतलब खाली लैंड जो छोड़ा है उसको छोड़ करके दूसरा अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब जहाँ पर परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पर जो चारा गाहें और जहाँ पर पशु जो चरते हैं वो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ पर ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स. तो ऐसे जो जहाँ पर ट्रीज वगैरह उगे होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा लैंड नहीं माना जाता. कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर. जो पिछले 5 साल से खाली लैंड पड़ा हुआ है वो भी, that is also land is there. fallow land जो होता है currently fallow, left without cultivation for 1 or less. तो यहाँ पर देख रहे हो कि 1 साल से खाली पड़ा लैंड जो है उसको फैलो लैंड के अंदर गिनेंगे. अदर
then current fallow left uncultivated for past 1 to 5 years. So net so fifth देख रहे हो आप, net sown area, area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. तो देखिए जितना वो एरिया जहाँ पर फसल उगाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड नेट सोन एरिया, जहाँ पर फसल उगाई गई है, और एक साल के लिए दैट इज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. तो यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया, आप एक और चीज़ पढ़ रहे हो, लैंड यूज पैटर्न्स जो होते हैं कि कैसे लैंड को यूज़ करते हैं. तो आप देखिए जो लैंड माउंटेनियस लैंड है वो दैट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, प्लेट्यू लैंड भी इतना फिट नहीं होता. तो आप जो प्लेन लैंड है, प्लेन्स हैं, दे आर मोर फर्टाइल एंड फॉर growth of the various crops. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate and soil type. तो लैंड का यूज़ करते हैं आप फिजिकल फैक्टर्स को देख करके. टोपोग्राफी ऑफ द लैंड की मतलब वो माउंटेनियस है कि लो लैंड एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है. तो ऑन दैट डिपेंड्स द वेरियस यूज पैटर्न्स ऑफ